So, hello everyone, and welcome to the lecture number 9th of NET 2 series for CGL Mains 2025. Let us start. First question. Age of Consent Act 1891 raised the minimum marital age for girls from 10 to 11, 10 to 12, 10 to 13 and 10 to 14. जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है इसने 10 से 12 साल अगेन आप वीडियो पॉज से करेंगे, ठीक है, जितना टाइम लेना है लेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप टाइम ले सकते हैं, मॉक नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको विजडम डेवलप करनी है, और आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब आप खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ आपसे, ठीक है। तो 10 to 12 ईयर्स यहाँ पे एज बढ़ी थी। यहाँ पर अगेन कोई इस तरीके का ऑप्शन एलिमिनेशन में नहीं सीखा, लेकिन कोई थोड़ी सी नई चीज़ लगी। वैसे तो हम पढ़ते हैं इसको, लेकिन रिपीटेटिव नहीं पढ़ते हैं। तो BM मालाबारी एक नाम याद रखिएगा। इनके एफर्ट्स थे मेनली, जिसकी वजह से ये हुआ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था 10 से 12। मिनिमम मैरिजेबल एज या फिर कंसेंशुअल सेक्स की जो एज है वो बढ़ी थी फॉर दी गर्ल्स, लड़कियों के लिए, ठीक है। एंड इस टाइम पे वॉइस रॉय कौन हुआ करता था? लैंस डाउन था, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट बनता है एक, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के एफर्ट से पास होता है। ईश्वर का, या फिर हम बोल सकते हैं जो टाइटल है इनको, ये मिला था जो संस्कृत कॉलेज है वहाँ से। प्लस ये किसके टाइम पे पास हुआ था? कौन था वॉइस रॉय उस टाइम पे? डलहौजी था उस टाइम पे वॉइस रॉय, ध्यान रखना है। कॉमन में आपको बताना है हु फॉर्म द विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये किसने बनाया था। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन यानी कथन, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका निष्कर्ष या फिर कारण, कारण। तो ये हिंदी में क्वेश्चन है आपका, और ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। अगेन ये आपका Tier 1 में क्वेश्चन पूछा गया, एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अगेन इसमें पढ़िए, और अगर ऑप्शन एलिमिनेशन वर्क कर रहा है कुछ, तो आप दिमाग लगा पा रहे हैं, विजडम लगा पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडिया एंड नेपाल कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस अनरिजॉल्व बॉर्डर टेंशंस इन रीजन्स लाइक काला पानी एंड सुस्ता डिस्पाइट फाइनलाइजिंग ओवर 90% ऑफ देयर बाउंड्री स्टेप मैप्स। बहुत ही जर्नलिस्टिक टाइप का पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऐसा कहीं। अब ये है फैक्ट, लेकिन ये स्पेसिफिक फैक्ट नहीं है। ओवर 90% है। आप शायद अब तक तो समझ ही होगे कि स्पेसिफिक फैक्ट और जनरलाइज फैक्ट क्या होता है। तो ओवर 90% रिजॉल्व है, 91 भी हो सकता है, 92, 93। अब होता है कि नहीं, एग्जैक्ट 90% है, 92% है, तो वहाँ पे किसने नापा है भाई बाउंड्री को, कि 90% है कि 92% है कि 85% है, ठीक है। तो वह 95%। हमें पता है कि इंडिया नेपाल और इंडिया जो भूटान बॉर्डर है हमारे पीसफुल बॉर्डर हैं, तभी वहाँ पर SSB सशस्त्र सीमा बल जो है डिप्लॉयड है, और बहुत ही पीसफुल बॉर्डर्स हैं हमारे। लेकिन फिर भी नेपाल के साथ आपको पता है ये करेंसी नोट जारी करते हैं, उसमें कुछ तो अपनी जो इंडिया की टेरिटरीज हैं उनको अपना टेरिटरी बता देते हैं, जैसे कि लिम्पियाधुरा हो गया आपका, लिपू लेक हो गया, काला पानी हो गया। ये सब जो हैं टेरिटरीज, लिम्पियाधुरा, ठीक है, और लिपू लेक और काला पानी, ये अपना टेरिटरी बता देते हैं। तो उसी में से काला पानी यहाँ पे लिखा हुआ है, सही होगा आपका। द बॉर्डर डिस्प्यूट इन सुस्ता में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है अराइजेज ड्यू टू एनक्रोचमेंट बाय नेपालीज विलेजेस अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर मार्क्ड बाय द ट्रीटी ऑफ सुगौली इन ऑफ 1816। अब यहाँ पे फैक्ट है एक, और वह ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो जर्नलिस्टिक टाइप का लग रहा है, ओवरऑल जर्नलिस्टिक टाइप का लग रहा है ना। अब यहाँ पे कैच है, पता है, ट्रीटी ऑफ सुगौली में ऐसा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे है, ये जो लिखा हुआ है ना कि एनक्रोचमेंट हुआ नेपालीज विलेजेस का, ये एनक्रोचमेंट नहीं हुआ। क्या हुआ एक्चुअल में? जब ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई थी तो इंडिया और नेपाल की जब बाउंड्री डिमार्केट हुई थी, तो वहाँ पे जो गंडक रिवर है उसको बनाया गया था बाउंड्री। अब गंडक रिवर का क्या है ना, वो जो कोर्स है नहीं रास्ता, वो शिफ्ट हो गया थोड़ा सा इधर की ओर। तो नेपाल बोल रहा है ये हमारा है, ठीक है, ये बोला कि हमारा एरिया हो गया। तो वो गंडक रिवर का जो ओवर द टाइम 1816 से अब तक जो वो रास्ता उसका थोड़ा सा इधर की ओर शिफ्ट हो गया है, उसकी वजह से ये बात मतलब डिस्प्यूट है सस्ता में, ना कि जो नेपाली विलेजेस हैं उन्होंने कुछ इंक्रोचमेंट किया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द प्राइमरी, अगेन थोड़ा सा इसमें लेके आना चाहूँगा वापस। यहाँ पे हम कुछ तो रिकॉल कर सकते हैं, अगर आपको याद हो, ये हमारा उत्तराखंड है और यहाँ पे नेपाल है ना। तो कौन कौन से यहाँ पर पासेज हैं उनको आप रिकॉल कर सकते हो। कौन से हैं? माना पास है, नीति पास है, लिपू लेक पास है, मुलिंगला पास है, ठीक है, मांगशाधुरा पास है, मांगशाधुरा। तो माना, नीति, लिपू लेक, मुलिंगला और मांगशाधुरा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। और नेपाल के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, उसको हम कैसे याद करते हैं? सुब्बू, है ना, ऐसे याद करते हैं, सुब्बू। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दिस इज उत्तराखंड, ठीक है, सुब्बू। वही भूटान के साथ बासा, जो जाना जाता है अपने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए।
तो ये क्या है आपका, बी से बंगाल, ए से असम, एस से आपका सिक्किम और ए से अरुणाचल। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। व्हाट इज़ दी प्राइमरी फोकस ऑफ पीटर फ्रैंकोपैन्स बुक द सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस बुक का प्राइमरी फोकस क्या है? द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज बाय द यूरोपियन पावर्स। अब हमें कैसे पता चलेगा? सिल्क रोड की बात हो रही है, जो एंशियंट सिल्क रोड जो चाइना से लेके जो चाइना को सेंट्रल एशिया और यूरोप से कनेक्ट करता था, एंशियंट सिल्क रोड जो कि एक ट्रेड रोड नेटवर्क हुआ करता था, जिसको रिवाइव करने के लिए अभी चाइना ने, आपको पता है, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चलाया है, तो वो सिल्क रोड की बात कर रहा है। यहाँ कहीं सिल्क रोड की बात हो रही है? कहीं यहाँ पे हो रहा है सिल्क रोड का बात? नहीं हो रहा है। द ग्लोबल हिस्ट्री centered on agriculture and political exchanges along the Silk Road regions। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, आइडेंटिफाई विच आर करेक्ट। द फर्स्ट एडिशन was held in Kathmandu, Nepal in 1984 with participation from all the 7 SAARC countries, and India has hosted South Asian Federation Games more times than any other country up to 2016। अब ये बहुत ही एक फैक्चुअल चीज़ है कि इंडिया से ज़्यादा किसी ने साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स को आज तक होस्ट ही नहीं किया है। ठीक है, एक्सट्रीम है कि नहीं? गलत है ये आपका। ठीक है, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सार्क की अगर बात करेंगे तो इस्टेब्लिश ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1985 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे? तो जो ढाका बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वहाँ पे। ठीक है, एंड इसके हेडक्वार्टर्स की अगर बात करेंगे तो ये अभी काठमांडू नेपाल में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में बना था, हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन किया था, लेटेस्ट मेंबर इसमें। ओके, और कौन कौन से कितने मेंबर्स हैं इसमें? तो अफगानिस्तान जो लेटेस्ट है वो हो गया। ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपके 7 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। 1985 में बना था। कॉमन में आपको बताना है बीमस्टेक के बारे में। बीमस्टेक में ये कब बना था? ठीक है, कि कब बना था और इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 5th पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज़। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड आर मेड अप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। टेंडन्स कैसे हम याद करते हैं? MTB। टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, तो पहला तो सही है। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन्स एंड आर स्लाइटली इलास्टिक, सही है। कार्टिलेज कंटेन कैल्शियम सॉल्ट एंड इज हार्डर देन बोन। अब कार्टिलेज हम पढ़ते हैं जैसे हमारे कान में है, कार्टिलेज जैसे हम पढ़ते हैं हमारी नोज के टिप पे है, क्या ये हार्ड है बोन से भी ज़्यादा? द आंसर इज नो। खत्म, ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बिकॉज इनका जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का वो हार्ड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जो बोन का मैट्रिक्स होता है। यहीं पे अगर हम बात करें एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक क्या हमने पढ़ी थी? एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, जो फैट को स्टोर करके रखते हैं, है ना। और अगर हम बात करें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये क्या होते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है आपका फ्लूइड होता है, जो कि प्लाज्मा होता है एक्चुअल में, है ना। पता है हमें, जो ब्लड है ये 2 कंपोनेंट होते हैं इसमें। एक तो ब्लड में लिक्विड कंपोनेंट होता है, सॉलिड कंपोनेंट होता है। जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसमें जो मेन पार्ट होता है दैट इज़ योर प्लाज्मा। ठीक है, लिक्विड 55% होता है, सॉलिड 45% होता है। 55% में लगभग 90 to 92% आपका प्लाज्मा ही होता है, जो येलो कलर का फ्लूइड होता है। बाकी जो 8% होता है वो हार्मोन, एंजाइम्स, प्रोटीन, इन सब से मिलकर बनता है। और सॉलिड में क्या आता है आपका? सॉलिड में आता है RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, है ना, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ये कहाँ पे ख़त्म होती हैं? जाके स्प्लीन में। तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs किसको बोलते हैं? स्प्लीन। कितना ड्यूरेशन होता है? 120 डेज, इनका 20 डेज, इनका 10 डेज। इनका क्या काम है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, इनका काम डिफेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, जो बीमारियाँ वगैरह होती हैं, फिर फॉरेन अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो उनसे डिफेंस प्रोवाइड करना। और प्लेटलेट्स ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होते हैं? RBCs होते हैं आपके, देन प्लेटलेट्स होते हैं, देन WBCs होते हैं। RBCs का शेप क्या होता है? बाई कॉनकेव डिस्क शेप होता है, बाई कॉनकेव डिस्क शेप होता है। और WBCs इरेगुलर शेप्ड होती हैं। ठीक है, खैर अगला है 6th नंबर, विच कर्व। और एक सभी से रिक्वेस्ट है कि जो परमार SSC टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करके रखिएगा टिल योर मेंस, फिर आप लीव कर देना, लेकिन अभी तक ज्वाइन करके रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर चीज़ की मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो जैसे मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया,
वैसे मेरे दिमाग में अभी ये तो क्वेश्चन करते रखता है कि भाई कुछ तो मैं साइंस को लेके आपको शेयर कर सकता हूँ, तो वो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। और जो परमार क्लिप्स चैनल है उसको भी कुछ टाइम तक के लिए ज्वाइन करके रखना, जो भी इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ तो लगता है वीडियो तो वहाँ पर शेयर हो जाएगा, ठीक है। विच कर्व शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव अ कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। बताइए, वैसे तो अभी हमने जो इकोनॉमिक्स का रिवीजन क्लास किया उसमें इसको किया है, लेकिन अगर मान लेते हैं आपने नहीं किया उस क्लास को तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ सारे कर्व्स। डिमांड कर्व, ठीक है, नेगेटिव स्लोपिंग। सप्लाई कर्व, पॉजिटिव स्लोपिंग, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती जाएगी, ठीक। देन फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा, तो नेगेटिव स्लोपिंग। वो बात अलग है कि स्टैगफ्लेशन में ये चीज़ उल्टी पड़ जाती है कि क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो है लेकिन स्टैगनेंट भी पड़ी हुई इकोनॉमी, तो स्टैगफ्लेशन में उल्टा पड़ जाता है ये। लैफर्स कर्व क्या है कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाओगे कलेक्शन बढ़ेगा लेकिन एक पॉइंट के बाद गिरना शुरू हो जाएगा, तो ये बेल शेप्ड बनता है, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, यू शेप्ड बनता है। वहाँ पे मैंने रीज़न बताए थे, अगर आप अब यहाँ पे रीज़न देखो, मैं एकदम डिटेल में नहीं जा पाऊंगा नहीं तो बहुत वो हो जाएगा। अगर आपको वो है तो सिंपल अट्टा मारो जिंदाबाद, कि क्या शेप है उसका, शेप ही पूछेगा आपसे वो, ठीक है। तो एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व की अगर बात करेंगे तो इनडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कॉन्वेक्स होता है सेंटर में कॉन्वेक्स होता है। जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर सेंटर में कैसा होता है, कॉनकेव होता है। ये क्या बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कि दो चीज़ों को बनाने में एक चीज़ का जो हमें ट्रेड ऑफ करना होगा, अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरा ट्रेड ऑफ करना होगा, यानी कि जब हम एक को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे की कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो हमें ट्रेड ऑफ करनी होगी, तो वो बताता है यहाँ पे। तो कोई भी पॉइंट कर्व पे होता है तो दैट इज़ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नीचे है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ऊपर है तो वो इम्पॉसिबल है। अब इनडिफरेंस कर्व क्या बताता है हमें, यही, ठीक है, कि दो गुड्स से हमें कितनी यूटिलिटी मिल सकती है। सेटिस्फैक्शन को ही इकोनॉमी में यूटिलिटी बोलते हैं। तो दो चीज़ से कितनी यूटिलिटी मिल सकती है वो ये बताता है। दो चीज़ों को मिला के कितना आउटपुट निकाला जा सकता है, कितनी क्वांटिटी का आउटपुट निकाला जा सकता है, वो आइसो क्वांट कर्व बताता है। वो भी ऐसा ही बनता है। तो दोनों सिमिलर तरीके के हैं। दो चीज़ों से कितनी यूटिलिटी मिल सकती है कॉम्बिनेशन से, वो इंडिफरेंस कर्व। दो चीज़ों को मिला के कितना आउटपुट निकाला जा सकता है, वो आइसो क्वांट कर्व बताता है हमें। याद रहेगा इतना चीज़। और एक और होता है दैट इज़ आपका कर्व ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है जहाँ पे आपकी 3 स्टेजेस होती हैं, कि जैसे जैसे आप बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट रख के एक वेरिएबल को बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे करके रुको, ठीक है, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओके। पहले स्टेज में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा तो लेकिन दूसरे स्टेज में उतनी तेज़ी से नहीं, और फिर थर्ड स्टेज में गिरना शुरू हो जाएगा। ये होता है कर्व ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, कि किस तरीके से डिमिनिशिंग, जिसको हम कर्व ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं, कि पहले तो बढ़ेगा बहुत तेज़ी से, फिर बढ़ेगा लेकिन धीमे से, और फिर घटना शुरू हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व। और आपको आई होप पता होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करते हैं तो वो जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, जो मिलता है हमें, वो घटने लगता है, ओके। विच प्लान इंट्रोड्यूस्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, किस योजना ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। तो कौन सा 5 ईयर प्लान है, थर्ड क्या था, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ विद सेल्फ रिलायंस था यहाँ पे, ठीक है। गडगिल मॉडल पे बेस्ड था ये, एंड 5.6% टारगेट था, 2.8% अचीव किए थे, आधा बिकॉज चाइना के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ वॉर, और फेमाइन हो गया था तो फेल हो गया था ये। फोर्थ में क्या था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। और यहाँ पे ये रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड था ये, ठीक है। आपको पता है तीसरे और चौथे के बीच में हमने 3 साल का क्या लिया था, प्लान हॉलीडे लिया था, ठीक है। थोड़ा आवाज़ मेरी अंतर लग सकता है, हो सकता है आप में से कुछ लोग नोटिस कर रहे हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप, है ना। तो प्लान हॉलीडे मतलब आवाज़ इन दी सेंस, हो सकता है थोड़ा बोलने का तरीका अजीब सा लग रहा हो, तो वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ कारणों की वजह से। तो थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान की अगर बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में, चलो छोड़ो, थर्ड एंड फोर्थ की अगर बात करेंगे तो बीच में आपका प्लान हॉलीडे था यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी आंसर होगा, फिफ्थ इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। क्या मतलब सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन आप ज़रूर नोटिस करने लग गए। तो 1974 से 78 तक था ये फिफ्थ वाला,
यानी कि ये सिर्फ 4 साल तक ही था, क्योंकि इसके बाद क्या आ गए थे, रोलिंग प्लान आ गए थे। ठीक है, 1978 से लेके 80 तक, ठीक है, रोलिंग प्लान। और फिर कब ब्रेक आया था, 1990 से 92, है ना, याद है आपको, 1990 से 92, जहाँ पे 7th 5 ईयर प्लान के बाद हमने एनुअल प्लान लेके आए थे, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। तो आंसर यहाँ पर होगा 5th ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था यहाँ पर, गरीबी हटाओ, पोवर्टी एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, तो वो प्रोग्राम लाए गए थे यहाँ पे। ऑलराइट, 8 सॉरी। व्हाट फिनोमिना इज़ प्राइमरली, और प्लीज़ 5 ईयर प्लान को देख लीजिएगा, एम्पल ऑफ वीडियोस पड़ी हुई हैं पर हमारे इस चैनल पे, जो मना है वो देख लेना, लेकिन एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। व्हाट फिनोमिना इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोराज नियर अर्थ पोल्स। ऑरोरा क्या होती हैं, लाइटिंग्स होती हैं जो पोल्स पे देखने को मिलती हैं। यहाँ जो होती हैं ऑरोरा बोरियोलिस होती हैं, यहाँ पर जो होती हैं उनको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। अर्थ को एक वेव्स का कोई लेना देना नहीं होता है। इनको मेजर किस में करते हैं, वैसे सीस्मोग्राफ में मेजर करते हैं। ऑल नेचुरल अर्थ को एक अकर इन द लिथोस्फीयर। व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज पूरा क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मैंटल, ठीक है, स्थलमंडल। इसकी कितनी डेप्थ होती है, 200 किलोमीटर तक होती है। एस्थेनोस्फीयर इसका पार्ट नहीं होता है, जो एस्थेनोस का मतलब वीक होता है, दुर्बल मंडल होता है, जहाँ से मैग्मा या लावा निकलता है। ये आपका 400 किलोमीटर तक जाता है, लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं होता है। अर्थक्वेक वेव्स 2 तरीके की होती हैं, बॉडी सरफेस, ये भी 2 तरीके की होती हैं, पी और एस वेव्स। पी जो होती हैं तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, स्पीड का रेशियो होता है। एस वेव्स सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं। जो आपकी सरफेस वेव होती हैं ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एंड पी वेव्स जो होती हैं आर फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सीस्मोग्राफ, फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सीस्मोग्राफ में सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं वो आपकी पी वेव्स ही होती हैं। ओके, नाउ आंसर यहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक वेव्स तो होगा नहीं। और पी वेव्स ध्यान रखना है, ये जहाँ से चलती हैं वहाँ पर स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग करती जाती हैं, बिकॉज ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, यानी कि इनका जो वाइब्रेशन होता है इज इन द डायरेक्शन ऑफ दी वेव, जहाँ पे वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में इनका आगे पीछे इस तरीके से होता है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में खासियत ये होती है जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन होता है उसके परपेंडिकुलर इनका वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग पी वेव्स करती हैं, और क्रस्ट और ट्रफ कौन क्रिएट करेगा, एस वेव क्रिएट करेंगी। लाइटनिंग डिस्चार्जेस नहीं, सोलर विंड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सौर पवन और चुंबकीय क्षेत्र की जो परस्पर क्रिया है उसकी वजह से ऑरोरास क्रिएट होते हैं नियर दी अर्थ के जो पोल्स होते हैं वहाँ पे, बिकॉज कुछ इस तरीके का हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ज़्यादा जल्दी एंटर कर जाती हैं, इसलिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द फीचर ऑफ द विजयनगर एम्पायर के बारे में कौन सा सही एकदम सटीक वर्णन करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द हजार रामा टेम्पल वॉज अ पब्लिक टेम्पल फॉर कॉमनर्स के लिए पब्लिक टेम्पल था। भाई कॉमनर्स के लिए नहीं था, ये एक्चुअल में जो सेक्रेट सेंटर है वहाँ पर लोकेटेड था। और मेनली तो यहाँ पे वो टेम्पल करते थे जो राजा या फिर राजा की जो फैमिली से बिलोंग करते थे वो लोग। लोटस महल शोज क्लियर पर्शियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस, यस ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। महानवमी डिब्बा इज टॉप्ड बाई अ स्टोन सुपर स्ट्रक्चर। महानवमी डिब्बा इस तरीके से पत्थर का बना हुआ एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कुछ तो लकड़ी का बना हुआ करता होगा, जब लकड़ी का तो रहा नहीं, बस वो पत्थर का ये बचा है। तो वहाँ पे महानवमी के टाइम पे परफॉर्मेंस हुआ करती होगी, जो आपके अमर नायक हुआ करते थे। तो उनको, आपको पता है अमर नायक कौन होते थे? अमर नायक वो होते थे जिनको लैंड दिया था, लैंड ग्रांट दिया था, उनको टैक्स कलेक्ट करना है और ट्रिब्यूट पे करना है किसको, रूलर को, और मिलिट्री रेज करनी है, जैसे कि इक्ता सिस्टम हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है। वो यही टाइम है, दिल्ली सल्तनत वाला ही टाइम चल रहा है। यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी और यहाँ पे आपको होता है विजयनगर एम्पायर तभी इस्टेब्लिश हुआ था, तो कंटेम्प्रेरी ये एक तरीके से। तो वहाँ पे इक्ता सिस्टम था हुआ करता था, ठीक है, जो इल्तुतमिश लेके आया था, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म किया था उसको। तो वैसा ही है तो अमर नायक जो हुआ करते थे वो ट्रिब्यूट आके दिया करते थे इसी टाइम पे। तो ये गलत हो जाएगा आपका। ओके, टॉप पे ऐसा कुछ स्टोन का नहीं बना हुआ है, ऊपर टॉप पे ये सब नीचे ही आपका स्टोन का बना हुआ है। द सिटी सेक्रेट सेंटर ले नॉर्थ ऑफ द तुंगभद्रा, बिल्कुल नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट में है। और जो आपका ये तो हो गया क्या, सेक्रेट सेंटर हो गया, और जो आपका हम बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सेंटर, ठीक है। तो वो आप ये मान के चलो कि ये आपका साउथ ईस्ट में हुआ करता था वो आपका, ठीक है, जिसको हम अर्बन सेंटर बोलते थे, ना कि कॉमन सेंटर। तो अर्बन सेंटर वो था जहाँ पर जनता रहती थी, ठीक है, और सेक्रेट सेंटर वो जहाँ पे मेनली तो किंग और उनकी फैमिली रहती थी, प्रीस्ट रहते थे। ओके, विच गवर्नमेंट, और यहाँ पर आप एलिफेंट स्टेबल्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एलिफेंट स्टेबल्स
जहाँ पे एलिफेंट्स रहते थे, वो भी थोड़ा सा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में ही बना हुआ है वो एलिफेंट टेबल्स। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज 10th। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्राइमरली फोकसेस ऑन इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स एंड डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया? स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया मिशन, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, फिर पीएम ई विद्या? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, साफ साफ समझ में आ रहा है डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है। स्वच्छ भारत का क्या लेना देना है यहाँ पे? डिजिटल से डिजिटल थोड़ा समझ में भी आता है, ठीक है। एंड पीएम गति शक्ति ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर प्लान है ये तो आपका मेनली ट्रांसपोर्ट से एसोसिएटेड है, जहाँ पे जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल हो, चाहे एयर हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे वाटरवेज हो, इन सब को इंटीग्रेट करना विद सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका मेन एम है, विच वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021, 2021 में लॉन्च हुआ था। एंड दिस इज पीएम ई विद्या। यहाँ से ई मतलब डिजिटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, एंड विद्या से आपका लिटरेसी हो गया, खत्म। ऑप्शन नंबर डी। कॉमन आपको बताना है स्वच्छ भारत अभियान ये कब लॉन्च किया गया था? 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग विटनेस टाइप इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इन द BSA 2023? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के गवाह को BSA 2023 में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, कैरेक्टर विटनेस ओनली, मिथोलॉजिकल विटनेसेस, एक्सपर्ट विटनेसेस सच एज फॉरेंसिक एनालिस्ट्स। तो BSA की अगर बात करें 2023 की, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विटनेस टाइप इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज, इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? एक्सपर्ट विटनेसेस सच एज फोरेंसिक एनालिस्ट, इनको यहाँ पे फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया। मिथोलॉजिकल का मतलब पौराणिक गवाह। पौराणिक गवाह को फॉर्मली कौन रिकॉग्नाइज करेगा भाई? पौराणिक गवाह है। कैरेक्टर विटनेस ओनली, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही तरीके का विटनेस है जिसको फॉर्मली रिकॉग्निशन मिला है, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये एक्सट्रीम है, ये बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि कोई तो सांसद, कोई विधायक होगा तभी उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ विटनेस। अगेन ये तीनों ही बहुत ही एब्सर्ड टाइप आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, एक्सपर्ट विटनेसेस सच एज फोरेंसिक एनालिस्ट। 12, द विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक्स इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मैंगनीज, आयरन ओर एंड कोल, लाइमस्टोन्स या फिर बॉक्साइट? विंध्यन सिस्टम्स ऑफ रॉक, तो यहाँ पे हमें पता है कि सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे विंध्य है, यहाँ पे सतपुरा है, बीच में नर्मदा फ्लो होती है और नीचे तापी फ्लो होती है। तो विंध्यन सिस्टम ऑफ जो रॉक्स हैं दे आर नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन्स। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें मैंगनीज की, आयरन की, कोल की एंड गोल्ड की, तो इससे एसोसिएटेड है आपकी धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स, ठीक है। कोल से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 4 तरह का कोल। ब्राउन कोल किसको बोलते हैं? लिग्नाइट को। मेटलर्जिकल कोल किसको बोलते हैं? बाइटुमिनस को। नॉर्थ ईस्ट में आपका है टर्शरी ग्रेड का जो कोल है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। लाइमस्टोन से आप रिकॉल कर सकते हैं जो हमारी कास्ट टोपोग्राफी है उसको, जो कि ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म से एसोसिएटेड है ना, जहाँ पे स्टोन सॉफ्ट होती है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट की बनी होती है, वहाँ पर हमें कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जो कि एड्रियाटिक सी के जो पास कास्ट रीजन पड़ता है वहाँ से एसोसिएटेड है, इसलिए इसका नाम कास्ट टोपोग्राफी। इंडिया में आपको साउथ इंडिया में मेनली तो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे इरोजनल फीचर्स और डिपोजिशनल। इरोजनल में आपका सिंक होल, डोलाइन, उवालाज, लेपीज है ना, कोलैप्सिंग किया जाएंगे, और डिपोजिशनल में ऊपर से लटकता हुआ स्टैलेक्टाइट, नीचे से खड़ा हुआ स्टैलेग्माइट, और दोनों मिल गए तो पिलर्स हो गया आपका, ठीक है। एंड बॉक्साइट किसकी ओर होती है? एल्यूमिनियम की। हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? उड़ीसा है। मेनली जो आपकी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, ये बहुत फेमस है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए। एंड ओवरऑल वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया आपका, ठीक है। रीड द बिलो स्टेटमेंट मार्क्ड एज assertion and reason and mark the correct options. The sculptures of the Nalanda schools are three-dimensional and delicately ornamented. The Nalanda sculptural tradition was influenced by Sarnath, local Bihar styles and Central Indian art. अगर हम assertion की बात करें तो बड़ा ही जनरलिस्टिक है। The sculptures of the Nalanda school are three-dimensional and delicately ornamented. कोई फैक्ट नहीं है, कोई इस तरीके का एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, सही होते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट्स। नालंदा स्कल्पचरल, अब यहाँ पे रीज़न को पहले देख लेते हैं कि सही है कि नहीं, देना है कि वो रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है शर्सन का या नहीं। तो द नालंदा स्कल्पचरल ट्रेडिशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई सारनाथ, यानी ये सारनाथ से इन्फ्लुएंस था, लोकल बिहार स्टाइल से एंड सेंट्रल इंडियन आर्ट से। ये भी जर्नलिस्टिक है। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप इसको ऐसे कंफर्म कर सकते हो कि जो नालंदा है ये कहाँ पर है? आपको बिहार में देखने मिलेगी, जो कुमारगुप्त ने बनवाई थी। बिहार के आसपास की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है। सारनाथ जो वाराणसी में है आपका पास में, सेंट्रल इंडियन आर्ट। तो अब वैसे बात है यहाँ का तो इन्फ्लुएंस होगा ही, जहाँ पे है और उसके आसपास का इन्फ्लुएंस तो होगा ही। तो इसीलिए क्या है ये थ्री डिमेंशनल डेलिकेटली ऑर्नामेंटेड। द स्कल्पचर्स ऑफ द नालंदा स्कूल आर थ्री डिमेंशनल एंड डेलिकेटली ऑर्नामेंटेड बिकॉज नालंदा's cultural tradition was influenced by Sarnath, local Bihar styles and Central Indian art. So आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ओके, ऑलराइट। 14th,
रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, ठीक है, एंड देन अगेन असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ गया, ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है अभी कथन और कारण का। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कौन रिलीज करता है? UNDP। किसने बनाए थे इस इंडेक्स को 1990 में? इसको बनाया गया था भाई महबूबुल हक एंड अहमद हुसैन ने। इसमें टोटल 3 आपके डायमेंशंस होते हैं जिसको हम शी करके याद करते हैं, जिसमें कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और 10 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें, है ना। हमारा जो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो आपका नीति आयोग रिलीज़ करता है, उसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं, डायमेंशंस 3 ही होते हैं। कॉमन आपको बताना है कि जो अभी रिसेंट में HDI रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, अभी इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। कैन इंक्रीज इवन इफ इनकम ड्रॉप्स, यानी HDI इंक्रीज कर सकता है, कैन इंक्रीज, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब कैसे होते हैं? जनरलिस्टिक कीवर्ड होते हैं और जनरली सही स्टेटमेंट्स होते हैं, सही है यहाँ पे, ठीक है, कि वो इंक्रीज कर सकता है भले इनकम ड्रॉप हो गई हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट तो नहीं है ह्यूमन के डेवलपमेंट का देखने का, और भी एस्पेक्ट है। द इम्प्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन कैन ऑफसेट इनकम, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, ओके। हेल्थ और एजुकेशन अगर बेटर हो रहे हैं तो अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भले थोड़ा कम हो रहा हो फिर भी आपका HDI जो है वो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि सही एक्सप्लेनेशन है इसका, है ना। HDI इंक्रीज कर सकता है चाहे भले इनकम ड्रॉप हो। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन एजुकेशन कैन ऑफसेट, ठीक है, उसकी भरपाई कर सकते हैं इनकम डिक्लाइन की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A होगा, दोनों सही है और रीज़न यहाँ पर सही एक्सप्लेनेशन है असर्सन का। चलो अगले पे आते हैं 15th। अगेन असर्सन रीजन में क्वेश्चन है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स treating a single commodity as representative of all goods allows simplification of aggregate analysis. This is because all individual goods always behave identically under inflationary trends. हिंदी में ये आपका रहा क्वेश्चन ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक सिंगल कमोडिटी है उसको एक सिंगल तरीके से ट्रीटिंग अ सिंगल कमोडिटी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल गुड, यानी एक सिंगल कमोडिटी को सभी का रिप्रेजेंटेटिव ट्रीट किया जाता है। जैसे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो समझते हैं, है ना। तो उसमें हम कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ पूरी इकोनॉमी जो है हमारी इसी तरीके से इन जनरल चलती होगी। एग्जैक्टली तो वैसे तो नहीं चलती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है, कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशंस कंसिडर कर लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये होता है। लेट सपोज कि नहीं पता है आपको, डाउट हो रहा है, रीज़न पढ़ो। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल इंडिविजुअल गुड्स, सारे इंडिविजुअल गुड्स ऑलवेज बिहेव आइडेंटिकली अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि सारे जितने भी गुड्स हैं सब एक तरीके से बिहेव करते हैं इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में। ऐसा नहीं है, सारे एक तरीके से बिहेव कैसे करेंगे? ये क्या ट्रू हो सकता है? ऑल सारे, ऐसा इसलिए नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम सब का अलग 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 निकाल ही नहीं सकते हैं। नेशनल इनकम लेट सपोज निकालनी है तो अगर हम एकदम प्रिसाइजली चले जाएंगे हर एक इंडिविजुअल गुड का देखने लगेंगे तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। हमको थोड़ा सा जर्नलिस्टिक होना होगा, नहीं तो वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो असर्शन सही है, रीज़न यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर C। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रीम कीवर्ड है। जैसे मैं एक्सट्रीम कीवर्ड देखा तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अपना लॉजिक भी लगाया, ठीक है, कि भाई ऐसा इसीलिए होता है क्या? ऐसा इसलिए नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारे गुड का सबका वो करना कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोलते हैं? जॉन मेनार्ड कीनीज, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। नेशनल इनकम हो गया, GDP जिसमें आता है आपका, इन्फ्लेशन हो गया, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक में आते हैं कॉन्सेप्ट। 16th, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इन इंडियाज अर्ली प्लानिंग एरा? तो भारत के प्रारंभिक योजना युग में आयात प्रतिस्थापन नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट लेके आना। इम्पोर्ट हम नहीं करेंगे, इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूशन घर ही में ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा तो पेसिमिस्टिक थे अभी तक, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए उसके बाद अगेन क्योंकि हमने ज़्यादा ट्रेड रखा नहीं बाकी कंट्रीज़ के साथ, कोई प्राइवेट कंपनी ना आ जाए, है ना, ज़्यादा स्वामित्व अपना ना स्थापित कर ले, वो सारे हमारे थोड़े पेसिमिज्म थे। तो प्रमोट एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया? बिल्कुल नहीं। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1990 तक हम बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट थे। हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट रहना चाहते थे, हम बिल्कुल कुएं के मेढक टाइप बने हुए थे कि हम यहीं रहेंगे और कहीं जाएंगे नहीं, ना हम ट्रेड करेंगे ना कुछ करेंगे। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसलिए देख रहे थे सो दैट जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अगर फॉरेन कोई कंपनी आ जाएगी तो वो चलने ही नहीं देगी यहाँ पे। क्यों नहीं चलने देगी? क्योंकि उसके प्राइसेज इतने कम होंगे कि यहाँ पर जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो, यानी कि जो हमारे खुद की इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब तहस नहस हो जाएंगी। तो रिप्लेस फॉरेन इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन।
ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से फॉरेन इंपोर्ट को रिप्लेस करना। और क्यों रिप्लेस करना अभी मैंने आपको बता दिया, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टेड रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री क्या होती है? कौन सा विकल्प भारी उद्योग का सही वर्णन करता है? इट यूजेज लाइट रॉ मटेरियल लाइक कॉटन। भाई हैवी इंडस्ट्री बात हो रही है, लाइट क्यों? प्रोड्यूसेज लाइट का नो, यूजेज बल्कि इनपुट्स टू प्रोड्यूस दी हैवी गुड्स। बल्कि इनपुट्स जहाँ पे यूज़ किए जाते हैं हैवी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो होता है आपका हैवी इंडस्ट्री। 18th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द पृथ्वी विज्ञान मिशन। पृथ्वी विज्ञान मिशन के यहाँ पर बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। इट एम्स टू यूनिफाई ओशन वेदर एंड जियो साइंस ऑब्जर्वेशन, बड़ा जर्नलिस्टिक टाइप है। इट सपोर्ट्स इंडियाज, और एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं कि हमें एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि अगर मान लो ये ओशन वेदर जियो साइंस के बारे में बता रहा होगा, दूसरा क्या है, इट सपोर्ट्स इंडियाज़ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर सुनामीज एंड साइक्लोन्स। तो कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड ही तो हैं, यानी अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा। इस तरीके के भी कुछ स्टेटमेंट होते हैं कि ये सही होगा तो ये भी सही होगा, और अगर ये सही होगा तो ये तो गलत ही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करिए कि अगर ये हो सकता है तो क्या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है तो क्या ये नहीं होगा। अब जैसे यहाँ ओशियन वेदर जियो साइंस की बात कर रहा है, सुनामी वगैरह कहाँ आती हैं? ओशियंस में आती हैं। साइक्लोन्स कहाँ आते हैं? ये आपके एटमॉस्फेयर में जो लो प्रेशर बनता है, इंटेंस लो प्रेशर बनता है, उसकी वजह से साइक्लोन आता है ना। साइक्लोन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? इंटेंस लो प्रेशर, 27 डिग्री सेल्सियस से उससे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए, अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए, बीच में आँख होती है जहाँ पे कोई क्लाउड नहीं बनता है, साइड में यहाँ क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं जिनका एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इंटेंस लो प्रेशर होता है, केंद्र में एकदम आई जिसको बोलते हैं। साइक्लोन्स आपके नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे रोटेट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, सदर्न में क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन इसका पूरा उल्टा होता है, वो हाई प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है। वो जब होता है तो क्लियर वेदर होता है, जैसे अभी आप जाओ, ठीक है, बाहर एकदम अगर धूप निकली हो तो वो एंटी साइक्लोन होगा आपका, वो हाई प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है। और साइक्लोन जैसा रोटेट होता है उसका उल्टा होता है दोनों हेमिस्फीयर में, नदर्न में क्लॉकवाइज और सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स होता है, इस वजह से रोटेट करते हैं। कॉरियोलिस फोर्स क्या करता है? नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर तो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन करता है, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से बनता है। और इक्वेटर पे जीरो होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। साइक्लोन क्या होता है? जो समुद्र तल के अंदर भूकंप आ जाता है उसको सुनामी बोलते हैं, विच मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी इज अ जापानीज टर्म, मीन्स हार्बर वेव्स। इट वॉज लॉन्च्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नाउ दिस इज रॉन्ग। पृथ्वी विज्ञान जो मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्यों लॉन्च करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो हमने एक चीज़ को तो ऑब्जर्व किया है कि जो मिनिस्ट्रीज है ये गलत देता है। तो अगर इसी ने पेपर बनाया आपका मेंस का भी, तो बहुत चांसेस है कि मिनिस्ट्री में, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा गलत, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ऑब्जर्व किया कि गलत दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक इंडियाज रेवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस बाई क्रिस मफट? तो सेंट्रल थीम क्या थी इस बुक की? इंडिया के रेवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस के बारे में बात करा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कुछ बात हो रही है? नहीं। ग्लोबल कनेक्शंस ऑफ इंडिया रेवोल्यूशनरीज, हाँ लग तो रहा है रेवोल्यूशनरीज इन द 10th सेंचुरी। लेगेसी ऑफ भगत सिंह इन इंडियाज पॉलिटिकल मेमोरी एंड इमेजिनेशन, भगत सिंह रेवोल्यूशनरी थे, वो भी हो सकता है। पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज पोस्ट कॉलोनियल, पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज पोस्ट कॉलोनियल गवर्नेंस, बिल्कुल नहीं, गवर्नेंस की बात ही नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक्स की बात ही नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। अगेन बी और सी में कंफ्यूज हो जाना इज़ वेरी नॉर्मल। अगर आपने बिग बी टिक किया है तो अगर देखो ए और डी तो आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए था, लेकिन बी और सी में आप कंफ्यूज हो गए होंगे। कोई वाली लोड लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है, क्योंकि मैंने देखा कि कई लोगों ने बहुत अच्छे पिछले वीडियोस में कमेंट किए हैं जहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि सर ये जैसे कि कुछ तो क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, कि सर ये सिमिलर ऑप्शंस हैं, इनमें आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको लग रहा है कि सर इंडियाज़ रेवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस, इसमें अगर आप कुछ एलिमिनेट कर पा रहे हैं, बी और सी में कैसे आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो वो ज़रूर कॉमेंट्स में शेयर करें। वैसे आंसर इसका सी है, ये तो खैर आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे ए और डी। द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, which of the following statements about desert erosional landforms is or are correct? ठीक है, हिंदी में लिखा है मरुस्थलीय अपरदन से बनने वाली भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मशरूम रॉक्स, तो हमें पता है कि एओलियन लैंडफॉर्म्स होते हैं जो डेजर्ट में बनते हैं। जो डेजर्ट में लैंडफॉर्म बनते हैं वो विंड के जैसे बनते हैं, जैसे कि मशरूम रॉक हो गई है ना, नीचे ऐसा पतला सा नैरो सा और ऊपर बहुत चौड़ा सा, ऐसा इसलिए क्योंकि जो विंड होती है, विंड सैंड कैरी करती है, सैंड अब्रेजन करता है। यहाँ क्योंकि रॉक सॉफ्ट होती है तो टूट जाती है, ऊपर की नहीं टूट पाती है। ठीक है, तो मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई वाटर इरोजन, बिल्कुल नहीं,
ये मशरूम रॉक्स विंड इरोजन से ही बनती हैं, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, 2 या 3 में कोई एक सही होगा। टेबल रॉक्स हैव अ ब्रॉड फ्लैट टॉप्ड सपोर्टेड बाई अ नैरो बेस, इस तरीके से, रिजेंबलिंग अ प्लेट्यू, नो, ठीक है, इस तरीके से होता है टेबल। टॉप फ्लैट होता है नो डाउट, लेकिन बेस नैरो नहीं होता है, वो वाइड होता है वो, ठीक है। पेडेस्ट्रल रॉक्स आर रेमिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस रॉक्स शेप्ड बाई विंड डिफ्लेशन एंड अब्रेशन, बिल्कुल सही है। पेडेस्ट्रल रॉक्स आपकी कुछ इसी तरीके से होती हैं। अब मशरूम रॉक ऐसी होती है, ठीक है, कुछ पेडेस्ट्रल रॉक जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ओनली 3। यहाँ पर आप और रिकॉल कर सकते हैं, ऐसे यारडांग भी इरोजनल फीचर होता है। पेडी प्लेन, पेडी प्लेन क्या होता है, जब बहुत हवा चलती है तो जो भी ये रेमनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सब धीरे धीरे जो पहाड़ होते हैं सब नीचे होते जाते हैं, जैसे अरावली अब छोटी होती गई, छोटी होती गई और पूरे प्लेन में कन्वर्ट हो गई हैं, पूरे समतल मैदान में, उसी को पेडी प्लेन बोलते हैं। पेनी प्लेन अलग होता है, वो रिवर वाटर से क्रिएट होता है, जो रिवर से क्रिएट होते हैं प्लेन्स उनको पेनी प्लेन बोलते हैं, पेडी प्लेन अलग होते हैं। इसमें डिपोजिशनल फीचर क्या होते हैं, तो डिपॉजिट करते हैं ये विंड सैंड ड्यून्स को, जिसमें ये बरखन्स होते हैं, है ना, विंड की डायरेक्शन में इसके हॉर्न्स होते हैं। अगर ऑपोजिट होते हैं तो उसको पैराबोलिक ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलरली होते हैं तो उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स। पैराबोलिक ही क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो वेजिटेशन होता है इसलिए। ट्रांसवर्स क्या है, परपेंडिकुलरली बनते हैं। अगर उनके 2 हॉर्न्स नहीं एक ही है तो उसको सीफ बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सैंड ड्यून्स जो डिफरेंट तरीके के होते हैं। बाकी इरोजनल में तो आपका मशरूम रॉक हो गया, पेडेस्ट्रल रॉक हो गया, ठीक है, ज्यूगन हो गया, यारडांग हो गया, ठीक है, पेडी प्लेन हो गया, और आपका क्या वो छूट रहा था, हाँ, इंसेलबर्ग हो गया। इंसेलबर्ग ऐसे खड़ा सा एकदम हिल्स टाइप है वो, इंसेलबर्ग, मोनाडनॉक बोलते हैं उसको, इंसेलबर्ग या मोनाडनॉक, वो हो जाता है आपका। और ओएसिस क्या होता है डेजर्ट में, जहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा वेजिटेशन होता है। पलाया क्या होता है, डिफ्लेशन हॉलो होता है, जहाँ पे थोड़ा पानी भर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप ग्लेशियर से रिकॉल कर सकते हैं, ओरिजिनल क्या क्या होता है ग्लेशियर का, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, सर्क हो गया, एरीट हो गया, सिरेटेड रिज हो गया, हॉर्न हो गया। तो ये सब होते हैं, हैंगिंग वैली हो गया, यू शेप्ड वैली, सर्क हो गया, सिरेटेड रिज हो गया, और एरीट्स हो गया, हॉर्न हो गया। वहीं अगर बात करें डिपोजिशनल की, तो एस्कर हो गए, एस्कर हो गए, ड्रमलिन हो गए, मोरेन हो गए, आउट वॉश प्लेन हो गए, ठीक है। तो खैर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अभी मैं इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। लेक्चर हमारा ये ख़त्म होता है, 20 में आपने कितना स्कोर किया वो बताएंगे, ठीक है। और मुझे ही पता है ये लेक्चर ने कैसे रिकॉर्ड किया है, अभी पता नहीं मुझे कितनी देर का लेक्चर बना है, लेकिन मुझे तो काफ़ी देर लग गया इसको, मतलब ठीक है, काफ़ी दिक्कतों में मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, ठीक है। मैं आपको कैसे अपनी दिक्कतें समझाऊँ ठीक है। तो ये आपको PDF परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, परमार SSC टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ से ये भी 8840286735, यहाँ से आपको ये भी सीख लेनी चाहिए, एंड दैट इज़ कि चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसे भी कंडीशन हो, अपना काम करते रहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो कि मैं स्किप भी कर सकता था इसको, लेकिन मुझे पता है कि फिर टाइम अभी काफ़ी कम बाकी है, तो मैं इस टाइम पे ब्रेक या फिर काइंड ऑफ इस तरीके का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप भी चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अगर भले चाहे जितनी हार्डशिप्स हों, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे, ये मत सोचिए कि कोई ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा, नहीं। अगर आप हार्डशिप में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है दैट इज़ कि अगर आप हार्डशिप्स में भी चलते रहते हैं तो ऊपर वाला देखता है और आपको बाकियों से ज़्यादा रिवॉर्ड करता है, ठीक है। तो कीप मूविंग, इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट बाय ऑल मीन्स कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओके। करंट अफेयर्स का भी शॉर्ट यानी कि जो PDF है आपको आई होप मिल चुका होगा परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में, तो उसको भी करिए। एंड परमार क्लिप्स वाले चैनल को ज्वाइन करके रखिए, और टेलीग्राम को आपको लास्ट टाइम में हेल्प करेगा, ओके। थैंक यू।